Chapter 1 Nutrition in Plants taken from class 7 Subject Science। दोस्तों इस चैप्टर को हम इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। 1.1 पादपों में पोषण विधि। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। The raw materials are present in their surroundings. केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोस मीन्स न्यूरिशमेंट, न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है, मीनिंग ऑटोट्रॉपिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोज मीन्स अदर। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं, मीनिंग हेट्रोट्रॉप्स। पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। नाउ वी मे आस्क where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts, how do plants obtain the raw materials from the surroundings, how do they transport them to the food factories of plants। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। 1.2 प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन
through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Figure 1.2c. पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, मीनिंग स्टोमेटा। सेल्स, कोशिकाएं। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती हैं। Cells can be seen only under the microscope. कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, that is cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. Figure 1.1. इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है, मीनिंग न्यूक्लियस। चित्र 1.1. This one. This is called nucleus. This is cytoplasm, and this is cell membrane. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, मीनिंग साइटोप्लाज्म। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बूजो जानना चाहता है कि जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब किया गया पानी और मिनरल्स पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 7. पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food, but other parts of the plant cannot. पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स इन लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। It is a unique process on the earth. इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by the plants. सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है।
Besides, oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, figure 1.2, in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Figure 1.3, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं चित्र 1.2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। चित्र 1.3। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। फिगर 1.3 डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। चित्र 1.3 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। सो आप देख सकते हैं ये है सन और यहाँ से हमें मिल रही है लाइट एनर्जी और यहाँ पे जाती है कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर और इस लीफ में है हमारा क्लोरोफिल इन लीफ और जड़ें लेती हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, फिर लीफ देती है ऑक्सीजन। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। These plants have green stems which carry out photosynthesis. इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। फिगर 1.2 section of a leaf. So this green pigment is called chlorophyll. These are called guard cells, द्वार कोशिकाएं, and the opening is called stoma, रंध्र. So this is leaf and this is stoma. This is guard cells and this is stomatal opening. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड अर्थात स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। Bujo has observed some plants with deep red, violet and brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. बूजो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक्टिविटी 1.1 क्रियाकलाप 1.1 टेक 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. एक ही प्रकार के पादपों को 2 गमले में लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपनी ऑब्जर्वेशंस अपनी नोटबुक में लिखें। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Figure 1.4. Photosynthesis takes place in these leaves also. हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। चित्र 1.4 इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। फिगर 1.4 लीव्स ऑफ वेरियस कलर। चित्र 1.4 विभिन्न रंगों की पत्तियां। यू ऑफन सी स्लाइमी
green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे कई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें एल्गे कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। एल्गे भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं विटामिन का संश्लेषण करते हैं। 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta, Amarbale. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, Cuscuta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली मीनिंग हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। So friends, this is the figure of Cuscuta Amarbale on host plant.
Pahili wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice, and leeches that suck our blood are also parasites. पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जौंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? भुजो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? फिगर 1.6 पिचर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर। पिचर पादप में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। सो दिस इज लिड, जिसे हिंदी में कहते हैं ढक्कन, और ये है लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, घट में रूपांतरित पत्ती। 1.4 सेप्रोट्रॉप्स 1.4 नृतजीवी। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Figure 1.7. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहां से प्राप्त होते हैं। फिगर 1.7 पैकेट ऑफ मशरूम्स, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। मशरूम्स के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर उगा मशरूम। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. बूजो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। एक्टिविटी 1.2 क्रियाकलाप 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट with water. Leave it in a moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. Figure 1.8. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observations in the notebook. You will see cotton-like threads spreads on the piece of bread. Bread, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। चित्र 1.8 इस जैसे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी
मैग्नीफाइंग लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। फिगर 1.8 फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ब्रेड पर उगती फंगी। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. यह गिफ फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाली जीव मृत जीवी कहलाते हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. Fungi अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। फंगाई की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं फंगाई की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से फंगाई द्वारा होने वाली नुकसान पर चर्चा कीजिए। सामान्यतः फंगाई के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। पहेली is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में फंगाई के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में फंगाई अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए फंगाई को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi causes diseases also. Pahili told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicines. बूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल फंगाई द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या फंगाई रोग कारक भी होते हैं। पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं मशरूम्स जैसे अनेक फंगाई उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ फंगाई पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ फंगाई का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return, the fungus provides water and certain nutrients. कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ फंगाई वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष फंगाई को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक एल्गा होता है तथा दूसरा फंगाई। एल्गा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता। फंगाई एल्गा को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है
तथा बदले में एल्गा प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य फंगाई को देता है। 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। 1.5 मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. But Rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, mung, beans, and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. Most of the pulses, dals are obtained from leguminous plants. दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं, मीनिंग पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। कीवर्ड्स, प्रमुख शब्द: ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉप्स विषमपोषी, होस्ट परपोषी, इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी पादप, न्यूट्रिएंट पोषक, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, पैरासाइट
परजीवी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, सेप्रोट्रॉप्स मृतजीवी, सेप्रोट्रॉपिक, स्टोमेटा रंध्र। What you have learned? आपने क्या सीखा? All organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। Plants like Cuscuta are parasites. They take food from the host plants. अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। Chlorophyll, water, carbon dioxide and sunlight are the essential requirements for photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in leaves or plants. प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, यानी कि सर्वाइवल के लिए। Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. फंगाई अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs. कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी डेट इज हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहाँ पूरा होता है। हमने इसे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, और एक और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो एग्जाम्पलर है उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो बने रहिए आप मेरे चैनल पे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।